गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोग मेरे चैनल पर सरकारी योजनाएं पढ़ रहे थे। भारत सरकार की योजनाओं में हमने काफ़ी सारी योजनाएं पढ़ चुके हैं और इन योजनाएं में कुछ चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से समझ में आ रही होगी। उसी क्रम में मैं आगे पढ़ाना चाहूँगा आपको। बहुत इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। उसमें से एक योजना भी रोजगार से संबंधित ही है, क्योंकि हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। उन सबको नौकरियां देना संभव नहीं है, तो सरकार ऐसी कई स्कीम चला रही है जिसमें बेरोजगारों को रोजगार दे सके। उसी क्रम में एक योजना है, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कह रहे हैं कि भैया आत्मनिर्भर बनिए, अपना व्यवसाय खुद लगाइए, नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। और ये कैसे संभव होगा भाई? नौकरी या व्यवसाय में बहुत अंतर होता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए, शुरू करने के लिए स्किल चाहिए और भी कई सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पूंजी, अनुभव, स्किल के अभाव में व्यक्ति व्यवसाय शुरू नहीं कर पाता है। व्यवसाय शुरू कर भी लेता है तो जोखिम नहीं ले पाता है, तो इस कारण जो है उनका व्यवसाय फेल हो जाता है। लेकिन मैं योजना बढ़ाने वाला हूँ जिसमें ऋण की उपलब्धता भी है, प्लस और भी कई सारी चीज़ें हैं। वो योजना है भाई, सरकार कह रही आप आपका कुछ स्टार्टअप शुरू करिए। स्टार्टअप मतलब कोई नया व्यवसाय, कोई नई चीज़ जो पहले नहीं चल रही हो, वो स्टार्टअप श्रेणी में आती है। योजना का नाम है स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप स्कीम। योजना है हमारी स्टार्टअप स्कीम। स्टार्टअप स्कीम इसे बोलते हैं हम लोग स्टार्टअप योजना। ये स्टार्टअप योजना क्या है तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी, हम 16 का याद रखेंगे, 16 का पहाड़ा, 16 एकम 16 जनवरी 2016 को योजना शुरू हुई थी। किसके द्वारा? मनोनली मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इस योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना हो आपको, तो आपको नए आइडिया से शुरू करना होगा। परंपरागत व्यवसाय जो वर्षों से चले आ रहे हैं, वो व्यवसाय शुरू करते हैं तो इस योजना में आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, स्नैपडील, आज जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो व्यवसाय हैं, इनके पास अपना कोई गोडाउन नहीं है, इनके पास अपना कोई माल नहीं है, इनके पास अपना कोई मतलब ऑफिस वगैरह, केवल ऑफिस है। ये इनका कोई इतना बहुत बड़ा निवेश नहीं है कि बहुत बड़ा इन्होंने सेंटर ले रखा हो, वहाँ बहुत सारा माल भर रखा हो, फिर उन्हें व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं भाई, कंपनियों से जो जितने भी एरियाज की कंपनी है उन सब से टाइप कर लेते हैं। हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहाँ ऑर्डर पहुँचता है और इन कंपनी का, अमेजोन का टाइप जिस कंपनियों से है, तो वो जो है प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचा देती है और इनको अपना कमीशन मिल जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आइडिया लिया, नए आइडिया से व्यवसाय शुरू किया, अपना नेटवर्क बनाया और आज पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं। आप लोगों ने सुना है ओला उबर। ओला उबर क्या है? टैक्सी सर्विस। ओला उबर के पास अपनी एक भी टैक्सी नहीं है, ठीक है, उन्होंने सिंगल टैक्सी भी नहीं खरीदी है और करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने लोगों का नेटवर्क बनाया, एक सिस्टम बनाया। सिस्टम बना के वहाँ होता क्या है, जैसे ओला का एग्जांपल लें अपन। ओला में किसी ने गाड़ी लगाई कि बोला सर मेरे पास गाड़ी है, मैं ओला के अंदर चलाना चाहता हूँ। तो ओला ने बोला भैया मैं महीने के तेरे को 30,000 दूंगा, जितने टर्न होंगे तो उतना करना तू। वो आदमी तैयार हो जाता है। तो होता क्या है, 30,000 के ऊपर जितना भी पैसा कमा के देगा वो सब ओला कंपनी रखेगी। ओला ने कोई गाड़ी नहीं खरीदी, ड्राइवर भी उसका, गाड़ी भी उसकी, काम ओला का हो रहा है। ये सिस्टम, ये नए विचार से जो सिस्टम व्यवसाय चल रहे हैं वो स्टार्टअप के अंदर आते हैं। स्टार्टिंग के अंदर सरकार उनका सहयोग करती है, एक बार एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद कोई सहयोग की आवश्यकता वैसे ही नहीं होती है ना। तो स्टार्टअप को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन स्टार्टअप के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है
अधिक से अधिक लोगों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन। नंबर 2, देश में बेरोजगारी को कम करना। नंबर 3, नए विचार से शुरू किए गए नए व्यवसायों को प्रोत्साहन। है ना। नंबर 4, लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। एक चीज तो बताना चाहूंगा मैं कि आज फूड चेन सिस्टम आप सुनते हैं, जोमेटो, स्विगी, ये फूड चेन सिस्टम क्या है? इनके पास अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, अपना कोई ढाबा भी नहीं है, लेकिन ये करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं। मैंने वही बोला था आपको, सिस्टम इन्होंने बनाया, सिस्टम काम करता है। सिस्टम से इन्होंने क्या किया, लोग सिस्टम से जुड़ते गए और आज इनका कारवां इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि देश के हर शहर में इनका सेंटर है, हर देश में सर्विस है इनकी, और व्यक्ति घर बैठे बैठे ऑर्डर करता है और घर पे जो चाहिए उनके लिए खाना, नाश्ता, सब कुछ रेडी तैयार होके घर पहुंच जाता है। ठीक है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम से पैसा लगातार कमाते रहेंगे जब तक इनका सिस्टम काम करता रहेगा, है ना। और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमा रहे हैं। एक रेस्टोरेंट वाले की इनकम तो जो है लिमिटेड हो सकती है, जो अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठता है, लेकिन इनकी इनकम जो है लगातार रूप से बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या भी बढ़ती ही जा रही है। तो जितनी जनसंख्या है उतना ज़्यादा नेटवर्क है, जितना ज़्यादा नेटवर्क है उतना बड़ा व्यवसाय है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे देखें हम लोग कि स्टार्टअप योजना में हम उद्देश्य या व्यवसाय को शुरू कैसे करेंगे, है ना। देखते हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। स्टार्टअप शुरू करने की शर्तें। पहली शर्त है, परंपरागत व्यवसाय नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, शुरू किया गया जो व्यापार है, इस व्यापार का वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बाद में 25 करोड़ से ऊपर होता है तो ये स्टार्टअप योजना की जो लाभ मिल रहा था उनको नहीं मिलेगा। 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, ऐसे व्यवसाय पर शुरुआत के 3 वर्ष इनकम टैक्स में छूट। मतलब एक भी रुपया इनको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नंबर 4, पेटेंट शुल्क में 80% की छूट। पेटेंट शुल्क क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। पेटेंट, जैसे मेरे पास एक मार्कर है,
और मार्कर है अपना सेलो कंपनी का। ठीक है, तो सेलो कंपनी के मार्कर पर सेलो का ही अधिकार है। सेलो नाम से कोई अन्य व्यक्ति मार्कर नहीं बनाएगा। तो सेलो जो इनका ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम को उन्होंने पेटेंट करा लिया है। अब इस नाम से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएगा, तो इसे ही पेटेंट कहते हैं। एक तो होता है पेटेंट, एक होता है आईएसओ सर्टिफाइड। ठीक है, वो कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। वो पेटेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा शुल्क लगता है। वो शुल्क जिससे माना कि कोई व्यवसाय शुरू किया और उसमें 1 लाख रुपए का पेटेंट शुल्क है ना, तो 1 लाख में 80% की छूट मिल गई। इसका मतलब सीधा सीधा इन्हें 80,000 रुपये की छूट मिल गई है। इन्हें केवल 20,000 रुपये देने हैं। एक लाभ ये होता है। एक और चीज, सरकार ने 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया है। स्टार्टअप फंड क्यों बनाया गया है? ताकि ऐसे व्यवसाय शुरू करने पर इन्हें इस फंड में से लोन मिल सके। सरकार इस तरह जो है बिंदु वाइज सरकारी सहायता प्रोवाइड करवा रही है। योजना आपको समझ में आ गई होगी। शुरुआत ध्यान रखें, शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसमें वो सभी व्यवसाय शामिल होंगे जो कि नए विचार से शुरू किए गए हैं, है ना। स्टार्टअप से मिलती जुलती एक और योजना है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहले स्टार्ट हुई स्टार्टअप, बाद में हुई स्टैंडअप। स्टार्टअप देन स्टैंडअप। स्टैंडअप क्या है? स्टैंडअप को भी देख लेते हैं। स्टैंडअप, स्टैंड अप योजना। स्टैंड अप का मतलब है यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होना, और ये विशेषकर महिलाओं के लिए स्कीम है। महिलाएं, दलित महिलाएं, बीपीएल वर्ग की महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है, सरकार उन्हें ऋण प्रदान करेगी और उस ऋण के द्वारा जो है ये अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर पाएगी। देखते हैं योजना की शुरुआत हुई थी भैया 5 अप्रैल 2016, वही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। फिर कहा था इन्होंने, मित्रों महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेगी, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे बनेगी? वो इस तरह की स्कीम से बनेगी ताकि सरकार उन्हें ऋण प्रदान करे और वह खुद का व्यवसाय शुरू करे, है ना। उद्देश्य, आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल, SC ST एवं दलित महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देना। नंबर 2, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। नंबर 3, सरकारी सहायता से ग्रामीण लोगों को आर्थिक संबल देना। ये इंपोर्टेंट योजना है। अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप शुरू करी, स्टैंड अप शुरू करी। इसके बाद में एक योजना और बढ़ाऊंगा मैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रख लें, स्टार्टअप में भी 10,000 करोड़ का फंड था और स्टैंड अप में भी 10,000 करोड़ का फंड है। तो यहाँ नोट कर ले, योजना में 10,000 करोड़ का फंड सरकार ने बनाया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी,
योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक बैंक को कम से कम, बैंक शाखा लिखेंगे यहाँ पर, बैंक शाखा को कम से कम एक ऋण 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बिना कुछ गिरवी रखे देना होगा। इन महिलाओं से कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी। समझ में आ गई योजना। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जब टॉपिक हमने शुरू किए हैं तो टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। जैसे टॉपिक वाइज स्टडी थोड़ा सा हमें विराम मिलेगा, उसके बाद हम प्रश्नों की सीरीज में आएंगे और मैं डेली करंट अफेयर्स को आपको प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाऊंगा। उसमें हम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो करंट जीके है, वो जो केंद्रीय भर्तियों में, राजस्थान की भर्तियों में आता है, उन्हें हम प्रश्नों के माध्यम से सोल्व करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को और मजबूत करने का मौका आपको मिलेगा, है ना। आगे देखिए, अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, भैया ये योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2018 को। योजना क्या है ये? इस योजना के अंतर्गत सरकार छोटे व्यापारियों, छोटे व्यवसायियों को जो है वो सहयोग करना चाहती है, या आप यूँ सोचिए कि इनको जो है वो लोन देना चाहती है ताकि अपने व्यवसाय का एक्सपांशन कर सके, व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, है ना। इसमें 3 प्रकार के लोन हैं, वो मैं योजना के अंतर्गत आपको बता दूंगा, है ना। शुरुआत हो चुकी है। उद्देश्य लिखे, छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहयोग, उन्हें ऋण देकर व्यापार को आगे बढ़ाने में संबल देना। नंबर 3, छोटे छोटे ऋणों के माध्यम से व्यापारियों को निरंतर आर्थिक सहयोग देते रहना। ठीक है भैया। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहयोग, छोटे छोटे ऋणों के माध्यम से व्यापारियों को निरंतर आर्थिक सहयोग देवे, जिससे कि ये अपने व्यापार को लगातार आगे बढ़ाएं, उनमें एक्सपांशन करें, उसमें विस्तार करें, और भी कई चीजें हैं। इसमें 3 प्रकार के लोन हैं, है ना, शिशु, किशोर और तरुण। ये क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। शिशु में क्या होगा? 50,000 तक के ऋण जो है वो शिशु योजना में आएंगे। किशोर में
50,000 से 5 लाख, तरुण में 5 लाख से 10 लाख। इसका मतलब यहाँ पे 3 प्रकार के लोन है। शिशु में 50,000 तक के ऋण, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक के ऋण, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण। और किनको दिए जाएंगे इसमें? केवल लघु एवं छोटे व्यापारियों को ही दिया जाएगा। किसके माध्यम से? बैंकों के माध्यम से, सरकारी बैंकों के माध्यम से ये ऋण दिया जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण योजना पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। योजना है, भाई आप जानते हैं कि भारत देश जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, या इसे हम प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? जो भारत देश का आप साउथ का पार्ट देखते हैं, ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर A, B एंड H है ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है ना। तो इस जो किनारे पर राज्य स्थित हैं, इन किनारों पर राज्य की स्थिति होने के कारण यहाँ पर बंदरगाहों का विकास हुआ है ना। तो और परिवहन की बात करें तो परिवहन 3 प्रकार का होता है ना, वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन। इसमें सबसे महंगा कौन सा होता है? वायु परिवहन। सबसे सस्ता कौन सा होता है? जल परिवहन। तो जल परिवहन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बंदरगाहों का तो विकास करना ही होगा। तो बंदरगाहों के विकास में ऐसे बंदरगाह भी बनाए जहां पर जो है वो तटवर्ती राज्य नहीं है, लेकिन वहां जो है ऐसे बंदरगाह का निर्माण हो। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य यहाँ पर स्थित है, और राजस्थान राज्य में जो है वो समुद्री किनारा या आसपास तटवर्ती क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसको इस स्कीम से जोड़ा गया है। इस स्कीम को मैं आपको समझा देता हूँ। स्कीम इस प्रकार है, पहले हम देखें कि कितने राज्य जो है वो समुद्री सीमा पर हैं। तो भारत के 9 राज्य जो है वो समुद्री सीमा पर हैं। यहाँ पर देखिए गुजरात, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा की यहाँ पे है आपकी कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे जो है यहाँ पर केरल, केरल के लेफ्ट में तमिलनाडु, ऊपर है अपना आंध्र प्रदेश जिसे हम सीमांध्र प्रदेश कह रहे हैं, इधर है ओडिशा, ओडिशा के ऊपर पश्चिम बंगाल। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य जो है वो तटवर्ती राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या मध्यवर्ती राज्य जो है या पूर्वी पश्चिमी राज्य जो है, इनको भी इनसे जोड़ने के लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है। उस स्कीम का नाम है अंतर्देशीय बंदरगाह योजना है ना। वो भी आपको भली भांति समझा देता हूँ। योजना का नाम है अंतर्देशीय बंदरगाह योजना। शुरू किसने करी है? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, उद्देश्य लिखेंगे सबसे पहले। उद्देश्य लिखेंगे सस्ते परिवहन को बढ़ावा देना। दूसरी चीज है सीमावर्ती या मध्यवर्ती राज्यों में भी कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण करना। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना। नंबर 4, संपूर्ण देश में
जल मार्गों का विकास। इस योजना में देखेंगे आगे, देखिए सबसे पहले सस्ते परिवहन को बढ़ावा देना, सीमावर्ती मध्यवर्ती राज्यों में भी कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना और देश में अधिकतम जल मार्गों का विकास करना। राजस्थान के संदर्भ में देखें योजना को, राजस्थान में क्या चल रहा है। देखिए राजस्थान के संदर्भ में योजना के बिंदु, सबसे पहले तो राजस्थान में बंदरगाह कहाँ बनाया जा रहा है, राजस्थान में बंदरगाह बनाने की संभावना कहाँ ज्यादा है। तो संभावना देखते हैं कि अगर राजस्थान को देखें हम लोग, तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे आपके स्थित एक जिला है, इस जिले में बंदरगाह की संभावनाएं हैं, है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पर अरब सागर है, ये हमारे देश की सीमा है। अरब सागर से जो है अगर हम बंदरगाह का निर्माण करें, तो बंदरगाह को अरब सागर से जोड़ने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि नहर इस जिले से लेकर अरब सागर से सीधा सीधा जुड़ जाएगी और यहाँ पर फिर जहाज एंट्री कर पाएंगे। जहाज से जो है वो आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वो क्या स्कीम है, मैं कहाँ शुरू करी है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज कि बंदरगाह किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, तो लिखें बिंदु में लिखेंगे, पहला बिंदु राज्य में बंदरगाह है, जालौर जिले में बनाया जा रहा है। दूसरी चीज बंदरगाह है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है, प्राधिकरण के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब बंदरगाह बनने के बाद राजस्थान कितने राज्यों से सीधे से जुड़ जाएगा, तो देखिए राजस्थान बंदरगाह बनने के बाद राजस्थान सीधा सीधा 9 राज्यों से जुड़ जाएगा, 9 राज्यों से। 9 राज्यों के नाम क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे पहले इधर पश्चिमी शुरू करते हैं, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सीमांध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां सीमांध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। राजस्थान सीधा सीधा जुड़ जाएगा, जालौर में एक बंदरगाह बनेगा, बंदरगाह से जहाज आवाजाही करेंगे और जहाजों के माध्यम से जो है हम यहाँ से माल एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। सीधा इन 9 राज्य जुड़ेगा। 9 राज्यों के अलावा ये 9 राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों से भी जुड़ेगा और असम सरकार को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि सड़क परिवहन बहुत महंगा होता है। या यूँ कह सकते हैं भारी वाहन या भारी चीजें जो है, भारी माल हम आयात निर्यात करने में काफी समस्याएं आती है। तो ये चीज बनने के बाद बड़े बड़े जहाजों में बड़े बड़े माल को जो है, भारी भारी माल को यहाँ पर इजीली आयात निर्यात कर पाएंगे। योजना काफी लाभप्रद है और इस योजना को जो है 2024 तक कंप्लीट होने की संभावना है। आगे देखिए हम लोग आगे की योजनाएं जो है वो मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। योजनाओं में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहूँगा मैं आपको कि जैसा कि मैंने कल कहा था कि आपने कोई एक पत्रिका या बुक को जो है वो रेफरेंस बुक के रूप में पढ़ना शुरू कर दिया होगा, नहीं किया है तो वापस कह रहा हूँ, राजस्थान के लिए राजस्थान क्रोनोलॉजी
और केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए या ओवरऑल भर्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दें, है ना। थोड़ा थोड़ा करके ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि एग्जाम के बाद या एग्जाम के पहले, एग्जाम से जस्ट पहले हम लोग जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे, सारा जीके एक साथ पढ़ लेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप दिन का 1 घंटा भी निकालते हैं और एक एक घंटे को लगातार 6 महीने कवर करते हैं तो 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि एग्जाम से कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले आप सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है और ऐसा आपको मैं नहीं करने की सलाह देता हूँ। जैसा मेरा पर्सनल अनुभव है, हमें जो है टुकड़ों में टारगेट बनाकर ही तैयारी करनी होगी, नहीं तो हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।